यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आपसे स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब इसको हम क्यों पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैं पहले आपको 1 मिनट बता दूं। इसको हम 10 से 15 मिनट में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने में। हो सकता है समझाते समझाते इसमें 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। अब इसको हम समझेंगे, उससे पहले हम समझें ये इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें या इसके आने के चांसेस देखें, ये एक थीमेटिक टॉपिक है और थीमेटिक टॉपिक का सीधा सा मतलब होता है, अगर इसको मैं एनालिसिस पूरा करके बताऊं तो लास्ट 10 साल में इससे यूपीएससी ने 23 प्लस टाइम्स क्वेश्चन पूछे हैं इसी टॉपिक से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर मैं ये जो सिविल सर्विस की मैं यूपीएससी में जो बात की है, वो एग्जाम है आपके सीडीएस, सीएपीएफ, खुद यूपीएससी का प्रीलिम्स यानी आपका सिविल सर्विसेज वाला, सभी मिला के 23 है। अगर मैं सिर्फ सिविल सर्विस के प्रीलिम्स की बात करूं तो ये काउंटिंग होगी आपकी 11 प्लस यानी 11 प्लस टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से। तो इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने डेप्थ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है इस बार, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 में पूछे गए, 24 में पूछे गए, 23 में पूछे गए और ये बहुत बार हर एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं हर साल। तो उससे उसको टैकल करने के लिए हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाग 10 में है और अनुच्छेद 244 से ये संबंधित है। बस इसको हम शॉर्ट टाइम में करेंगे और शॉर्ट पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन डेप्थ पूरा इसको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा हमारी अनुसूचियां हैं, अनुसूची में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल उपलब्ध हैं। 5th शेड्यूल में आपका एक जो बोला गया है वो है अनुसूचित क्षेत्र और 6th शेड्यूल में वो बोला गया है आपका क्या, जनजातीय क्षेत्र। आपका 5th शेड्यूल में लिखा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो कौन से हैं जनजातीय क्षेत्र हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में डाल दिया जाता है। और ऐसे कितने आपके क्या हैं स्टेट हैं, 10 स्टेट्स हैं। कौन कौन से उसको हम देखेंगे। 6ठी अनुसूची को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या है इनकी 5वीं अनुसूची की विशेषता क्या है, 6वीं अनुसूची की विशेषता क्या है। आपने हाल ही में बहुत बड़ा मुद्दा होते हुए दिखाई देगा लद्दाख वाला, और उससे ये करंट में बहुत ज्यादा आ गया है कि लद्दाख में जो सोनम वांगचुक है उनको अभी गिरफ्तारी से या उनपे जो एनएसए लगा था, जो उन पर एनएसए एक्ट लगा था, उससे उनको क्या बरी कर दिया गया है। उनको जो गिरफ्तारी की गई थी उनको अब बाहर कर दिया गया है, ठीक है। जो जेल में थी लगभग 6 महीने से ज्यादा और ज्यादा टाइम हो गया था उनको, ठीक है, उनको बाहर कर दिया गया। और उनकी जो मांग थी वो क्या है, लद्दाख को 6th शेड्यूल में को प्रोवाइड करना। अब आगे चलते हैं, ये किस लिए बनाए गए सबसे पहले वो देखते हैं कि 5th और 6th शेड्यूल क्यों बनाया गया है। सबसे पहले ये दोनों स्पेसिफिक जनजाति और वंचित दोनों वर्ड दोनों की लाभ के लिए। ऐसा कौन सा लाभ, इन जनजातियों की हमेशा से एक विशिष्ट शैलियां या बोलें एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रही है। क्या रही है, सांस्कृतिक पहचान रही है। इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, हमारे संविधान में उपबंध है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम जानेंगे। अब इसमें लिखा है आदिम निवासी, यहाँ के निवासी अधिकतर आदिम निवासी होते हैं, अबोरिजिनल होते हैं, ठीक है। सेकंड, ये पिछड़े होते हैं, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी अत्यधिक पिछड़े होते हैं। इसलिए इनको प्लेइंग फील्ड एक जैसी करने के लिए क्या, इनको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डाला जाता है। विशेष प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। उनको उत्थान अपलिफ्टमेंट के लिए विशेष सरकारी प्रयास की आवश्यकता होती है। परिणाम क्या होता है, प्रशासनिक परिणाम, अतः राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था इन क्षेत्रों में लागू नहीं होती है। क्यों, कभी कभी क्या होता है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि इन जनजातियों के विरुद्ध हो जाते हैं या कॉन्ट्रोडक्शन हो जाता है। तो क्या, इसीलिए इनको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डाला जाता है। इन क्षेत्रों के प्रति किन प्रकार की अधिक जिम्मेदारी होती है। जैसे होता है ना कभी कभी कि कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा बीमार रहते हैं। मान लो किसी माँ बाप के 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 तो ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खेलते रहते हैं, एक बच्चे थोड़ा सा बीमार रहता है, तो माता पिता उस बच्चे का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। तो ये हमारे स्पेशल बच्चे हैं देश के, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं, कौन कौन से आपके स्टेट्स हैं जो कि उसमें आते हैं। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। और हो सकता है क्योंकि देखो उसने क्वेश्चन पूछा है, अभी उसने ऊपर का क्वेश्चन पूछ लिया उसने, यानी वो डेप्थ में ज्यादा गया नहीं है अभी तक यूपीएससी। अगर वो पूछना चाहेगा तो आपसे स्टेट से पूछ सकता है। और स्टेट्स वाला क्वेश्चन कैसे बना सकता है, वो बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 5th अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से राज्य। वो आपको सिंपल ऐसे लिख के देगा, हिमाचल प्रदेश सेकंड, और ऐसे वो आपको 7 ऑप्शन दे सकता है,
5 ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, ऐसे करके वो दे सकता है। फिर वो जगह उपयुक्त में से कितने कथन या कितने आंसर सही हैं, तो उसमें लिखा हो केवल 1, केवल 2, केवल 3, ऐसे करके आपसे आंसर पूछ सकता है। तो आपको तैयार होना चाहिए। जो मैंने ट्रिक बनाई थी लास्ट ईयर, खुद के लिए बनाई थी मैंने क्या सोचा, हिमाचल प्रदेश को सबसे अलग कर दिया गया, तो इसको मैं याद रखूंगा, हिमाचल प्रदेश याद रखना है, हिमाचल प्रदेश, इसको अकेला याद रख लो बस, सिंपल हिमाचल प्रदेश। हम राजस्थान से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जनजातियों का सबसे बड़ा बोलबाला यहाँ पर भी है। कौन सी? जैसे मीणा जनजाति है। और आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की उनके साथ जो युद्ध लड़े थे वो सबसे ज्यादा कौन थी? जनजातियां थी। जब उन्होंने जंगल में समय काटा था तो कौन थी? उनके साथ जो उन्होंने क्या समय काटा था, समय बिताया था, किसके साथ बिताया था? जनजातियों के साथ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जनजातियां देखने को मिलेंगी। जो राजस्थान के स्पेसिफिक एरिया से आते हैं उनको पता होगा कि वहां पर बहुत सारी जनजातियां अभी भी हैं। अब क्या करना है, सिंपल सा, बहुत सिंपल इसको याद करना है, क्योंकि अब बॉर्डर हमको छोड़ना ही नहीं है, हमको बॉर्डर टू बॉर्डर पार करना है। और कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो कि किसी दूसरे से बॉर्डर से ना जुड़ा हो। जैसे राजस्थान से हम नीचे आते हैं गुजरात के ऊपर आ गए, तो हिमाचल प्रदेश अकेला हो गया, फिर राजस्थान हो गया, राजस्थान से गुजरात आए, गुजरात से मध्य प्रदेश आए, हम मुड़ गए यहाँ पर, ठीक है, हम नीचे नहीं गए, हम मुड़ गए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ गए, और छत्तीसगढ़ से भी नहीं मुड़े, सीधे गए हम कहाँ? ये है झारखंड, ठीक है, ये हम झारखंड में आ गए। झारखंड से जस्ट नीचे कहाँ आ गए हम? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा से नीचे कहाँ गए हम? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर कहाँ गए? तेलंगाना। और तेलंगाना से महाराष्ट्र। इस तरह से आपके 10 स्टेट यहाँ पे कवर होते हैं। और ये याद कैसे होंगे आपको? मैप उठाया करो और मैपिंग में ऐसे ही याद करो। कम से कम 5 से 7 बार रिवाइज करना है इसका कि कौन कौन से स्टेट्स 5th शेड्यूल में आते हैं। तो इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और लास्ट टाइम भी मैंने जितने सारे क्वेश्चंस का बोला था, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले थे, क्योंकि यूपीएससी यूनिवर्स जो आपको बताता है ना, वो बहुत कम कंटेंट में क्या बताता है? बहुत कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट देता है, ठीक है। अब 5th शेड्यूल के बारे में जानते हैं कि प्रशासन की 4 मुख्य विशेषता होती हैं। ये चारों पॉइंट मैंने कहाँ से लिए हैं? मैंने एग्जैक्ट लक्ष्मीकांत को उठाया है इसमें। और इससे फायदा क्या होगा? आप इस वीडियो को देखने के बाद या इस क्लास को देखने के बाद लक्ष्मीकांत से इसका रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कैसे होती है, कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं, 3rd जनजातीय सलाहकार परिषद क्या होता है, और फिर 4th लागू विधि व नियम किस तरीके से काम करते हैं, हम इन चारों को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2 या 3 या 4 बार पूछ लिया ये वाला, सेम यही कॉन्सेप्ट। कौन करता है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा? तो वो करते हैं खुद राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसमें उसको जब घुमाना होता है यूपीएससी को तो वो राज्यपाल नाम देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है। इसको हम आगे देखेंगे और कंफ्यूजन को हम समझेंगे। तो अभी याद रखो, अनुसूचित क्षेत्र और 6th शेड्यूल के एरियाज को क्या बोलते हैं? जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र इंग्लिश में बहुत क्लियर है, लेकिन हिंदी में आपको अलग देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अनुसूचित लोग भी वही हैं और जनजातीय भी वही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अनुसूचित अलग है, अनुसूचित को क्या बोलेंगे? शेड्यूल, ठीक है, क्या बोलेंगे? शेड्यूल, या इंग्लिश में लिख लो शेड्यूल एरियाज। और जनजातीय क्षेत्रों क्या बोलेंगे? ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र करने का, घोषित करने का पूर्ण अधिकार है। इसमें किसी भी अधिनियम की आवश्यकता उनको नहीं होती है। राज्यपाल के साथ परामर्श। अब इन चीजों को करने के लिए, इसके लिए नहीं, याद रखना, इसके लिए नहीं, ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है। घोषित वो खुद करेगा, किसके परामर्श पे? सामान्यतः जो देखने को नहीं मिलता, मतलब सामने से दिखता, लेकिन अंतर्गत किससे आता है? पीएम और उसकी काउंसिल। क्योंकि राष्ट्रपति खुद से विवेकाधिकार शक्तियों को छोड़कर वो कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता, आप सभी को पता होगा। लेकिन ये 3 कार्य हैं जिसको उसके साथ, राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद ही कर सकता है। वो क्या है? कोई एरिया है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा की है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एमपी स्टेट को पूरा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया तो पूरा स्टेट है, नहीं, उसके कोई भाग हो सकते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं वो अनुसूचित क्षेत्र के भाग हैं, ठीक है। तो क्या करता है? इस क्षेत्र को बढ़ाना हो या घटाना हो, इसकी सीमाओं को बदलना हो और नामों में परिवर्तन करना हो, ये पूरा कार्य कौन करता है? खुद राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राज्यपाल
नहीं करता है। याद रखना इस चीज को, बार बार कंफ्यूज हो गया और हो सकता है क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। इसलिए इस क्लास के लेने के बाद लक्ष्मीकांत से रिवाइज करना और अच्छे से इसके PYQs और MCQs क्या करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। तो राज्यपाल के साथ परामर्श करके क्या करता है, क्षेत्रफल को बढ़ाता है, घटाता है, सीमाओं में परिवर्तित करता है, नामों में परिवर्तित करता है। यानी राष्ट्रपति आएगा, बोलेगा भाई बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो इससे बात करेगा। राज्यपाल बोलेगा कि भाई बात ये है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है भाई कर दो। ऐसे ही सेकंड, राज्यपाल की सलाह पर ही क्या करता है, ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए नया आदेश जारी करता है। अगर ऐसे क्षेत्र को समाप्त करना है, इसका नाम चेंज करना है, तो क्या करता है, इसमें भी राज्यपाल की सलाह लगती है। लेकिन क्या उसका परामर्श और सलाह क्या बाध्यकारी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है UPSC प्रीलिम्स में। तो वो है आंसर, नहीं, बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड, कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं, इसमें केंद्र की, राज्य की और राज्यपाल की, क्योंकि ये स्पेशल एरियाज होते हैं। तो राज्यपाल क्या करता है, ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशेष जिम्मेदारी किसको दी जाती है, राज्यपाल को। फैसले सब राष्ट्रपति लेता है, उसको बनाने, घटाना, बढ़ाना, परिवर्तित करना सब राष्ट्रपति लेता है, लेकिन उसको चलाने के लिए कौन आवश्यक है, राज्यपाल। राज्यपाल करता है कार्य। राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। एक क्वेश्चन 2025 में पूछा गया शायद, वो गृह मंत्रालय को सौंपता है। नहीं, गृह मंत्रालय को नहीं सौंपता, बल्कि डायरेक्ट किसको रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो याद रखना, दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से याद करना। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा बहुत सारी चीजों को, लेकिन याद रखना। सेकंड, स्टेट्स क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर स्थित अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है। अब एक चीज याद रखना कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, इन पर राज्यपाल स्पेशल पावर का यूज करता है। यहाँ का, यानी यहाँ के जो अधिनियम वगैरह हैं वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्या कार्यकारी शक्ति कोई अधिनियम है तो क्या इन पर लागू नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर इन पर लागू होती है, और उस राज्य की, ठीक है, और केंद्र की भी। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन और सेंटर के रिलेशन क्या है, ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में राज्यों को आवश्यक निर्देश देना केंद्र की कार्य शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी वो केंद्र निर्देश देगा राज्यों को कि इस स्पेशल एरिया से रिलेटेड ऐसे ऐसे फैसले आप ले सकते हो और ऐसे फैसले आपको लेना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद TSC का उद्देश्य क्या है। एक परिषद की स्थापना की जाती है, किस लिए की जाती है, इन्हीं क्षेत्रों के, किसके लिए, इन्हीं क्षेत्रों के प्रशासन के लिए। क्या जो राज्यपाल है वो खुद अकेला नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास अन्य कार्य भी होते हैं, क्योंकि उसको राज्य को देखना पड़ता है, संपूर्ण राज्य को। इसीलिए इन स्पेसिफिक एरियाज को देखने के लिए, इन विशिष्ट क्षेत्रों को देखने के लिए वो एक परिषद की स्थापना करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आ सकता है UPSC प्रीलिम्स में, लेकिन वो लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं लिखा है, उसको मैंने अलग से पढ़ा था। गठन कहाँ होता है, ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, यानी कौन से राज्य, 10 राज्य जो हैं, वहां जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। उद्देश्य क्या है, STs के कल्याण व उत्थान के लिए राज्य सरकार को सलाह देना इसका कार्य होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना क्या होती है उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है, अगर इसमें होगा तो अच्छी बात है। हाँ, ये है, इसको हम अभी देखेंगे। ये जो परिषद की स्थापना होगी, इसकी संरचना क्या होगी, इसमें 20 सदस्य होंगे। क्या सदस्यों से संबंधित पहले UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछा है। तो आपको याद रखना है कि 20 कुल सदस्य होते हैं इसमें से, जिसमें से 3/4 यानी कितने, आपको 3/4 सदस्य क्या होते हैं, राज्य विधानसभा में जो STs होते हैं उनके प्रतिनिधित्व, यानी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, MLAs होने चाहिए। कौन से, कितने, 3/4 यानी 15 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि MLA हो ST से, उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस स्टेट में ये है। ठीक है, और बाकी के 5 का क्या करते हैं, कौन, राज्यपाल क्या करता है ना, उनको मनोनीत करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, वही 5 वर्ष। आगे चलते हैं हम। TSC का गठन गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष प्रावधान। क्या परिषद केवल अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में बनती है, इसका आंसर है नहीं। यही स्टेटमेंट आपका UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर ये परिषद बनेगी तो क्या वो केवल अनुसूचित क्षेत्रों में ही बनेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूजन होकर इसका आंसर गलत लगा के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 हमारे पास अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं जो हमको याद होने चाहिए। कौन से हैं,
यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाओ राजस्थान, फिर आ जाओ गुजरात, फिर आ जाओ एमपी, फिर आ जाओ छत्तीसगढ़, फिर आ जाओ झारखंड। झारखंड के नीचे क्या है आपका उड़ीसा, और आपका आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आ गए, तेलंगाना से कहाँ आ गए, महाराष्ट्र आ गए। कई 10 हो चुकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। ठीक है, लेकिन इन 10 स्टेट्स में तो जनजातीय आपके क्या है, सलाहकार परिषद हैं, लेकिन 2 स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र तो है नहीं, लेकिन वहां पर जनजातीय कार्य क्या है, जनजातीय सलाहकार परिषद हैं। ठीक है, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं वो याद रखना। आपका क्या है, तमिलनाडु, और आपका प्लस कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, स्थिति क्या है, राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, ऐसे राज्यों में भी किसकी जनजातीय क्या सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकती है। स्थिति अगर ऐसी होती है कि जहां पर अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो वहां पे भी स्थापना कर दो। लेकिन शर्त क्या है, ऐसा केवल राष्ट्रपति के निर्देश पर ही हो सकता है, ना कि राज्यपाल करेगा, ना संसद करेगी, ना आपकी राज्य विधायिका करेगी। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के निर्देश पर ऐसे राज्यों में भी जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकती है जहां पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। याद रखना ये स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना सकते हो, माइक्रो नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बाकी लक्ष्मीकांत से विजन कर सकते हो। परिणाम क्या होता है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लागू विधियां किस तरीके से काम करती हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। यहाँ पे देखो, राष्ट्रपति की शक्ति हमने देखी, उसको बनाना, बिगाड़ना, समाप्त करना और ये चीजें सब कौन संभालता है, राष्ट्रपति संभालता है। 6th शेड्यूल में बिल्कुल उल्टा देखने को मिलेगा आपको। लेकिन राज्यपाल की यहाँ विधायी शक्तियां क्या है, राज्यपाल यहाँ का कौन है, मालिक होता है। मालिक बोलना मतलब गलत होगा थोड़ा सा वर्ड, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। मालिक तो जनता ही होती है हमेशा, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मालिक होता है, इसके अकॉर्डिंग सब काम चलता है। जैसे आपने सुना होगा कि जिले का मालिक कौन होता है, डीएम होता है, लेकिन रियलिटी में होता तो है नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन उससे ज्यादा पावर रखते हैं। लेकिन मैं समझाने के लिए बोल देता हूं आपको। मूल सिद्धांत क्या है, संसद आपकी क्या, लेजिस्लेटिव और राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में स्वतः ही लागू नहीं होते। ऐसा नहीं है जैसे कि संसद ने पास किया क्या, नागरिकता कानून, तो पूरे देश में लागू हो जाता है। अगर वो किसका भाग हो, वो आपकी संघ सूची का भाग हो, आपकी संघ सूची का भाग हो, यानी 7 शेड्यूल का भाग हो, 7 शेड्यूल की संघ सूची का भाग हो, तो लागू हो जाता है। लेकिन क्या वो एज इट इज इस पे लागू हो जाता है, उस स्पेसिफिक एरिया पे नहीं, स्वतः लागू नहीं होता, भले ही वो संसद ने बनाया हो या स्टेट ने बनाया हो। क्या होता है, वो एक्ट सबसे पहले राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल से पूछते हैं मालिक क्या करना है, तो पहले बोलेगा किसी अधिनियम को रोक सकता है कि नहीं, इस क्षेत्र पे लागू नहीं होगा। सेकंड क्या कर सकता है, सेकंड कर सकता है कि हाँ लागू हो सकता है, लेकिन इसमें से दो प्रावधान है वो हटा दो, चाहे कोई से, वो जो बोलेगा वही होगा। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। मैं थोड़ा आपको और एक्स्ट्रा समझा सकता हूँ राष्ट्रपति से संबंध रख के, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो एग्जाम में आएगा भी नहीं। लेकिन इसलिए आप समझ लो कि राज्यपाल मना कर सकता है और उसको संशोधित कर सकता है, कहां पर, अनुसूचित क्षेत्र में। अब आगे चलते हैं, किसके लिए रेगुलेशन अपनाए जाते हैं, जिससे शांति व अच्छी सरकार के लिए नियम अपनाए जाते हैं। जैसे राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए टीएसी से विचार विमर्श कर सकता है। अब जो टीएसी बनाई गई है वो किसी न किसी काम के लिए तो बनाई गई है, उससे परामर्श लेता है कि हम जो एरिया हैं, जो स्पेसिफिक अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके लिए अच्छी सरकार कैसे बना सकते हैं, उसमें शांति स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो इन नियमों के अंतर्गत 3 प्रमुख शक्तियां हैं, जो कि क्या करता है, राज्यपाल इनसे सलाह मसौदा विचार विमर्श करके लेता है। फर्स्ट क्या है, भूमि हस्तांतरण, कि जो एसटी सदस्य होते हैं कि बीच भूमि हस्तांतरण को निषिद्ध या सीमित करता है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है जिनको एसटीज बोलते हैं। ठीक है, एक आदिवासी भी होते हैं, बहुत से गोंड होते हैं और भील होते हैं, बहुत सारी जनजातियां होती हैं, उनमें से एक आदिवासी भी होते हैं। आदिवासी के नाम आप में से मैक्सिमम ने सुना होगा कि वो किसी को अपनी जमीन बेच नहीं सकती, यानी उनसे कोई खरीद नहीं सकता। ठीक है, बिना डीएम के लेटर के, ये एक प्रोसेस होती है, उसको भूल जाओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ जाओ
कि ये कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। किसकी विचार विमर्श से? जनजातीय सलाहकार परिषद की मदद से क्या करता है, नियम बना सकता है। उसने नियम क्या बना दिए कि भूमि हस्तांतरण नहीं हो सकता, कि एसटी के लोग बेच नहीं सकते अपनी जमीन। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि हो सकता है वो इस चीज से बचने के लिए करते हैं कि कुछ पैसे वाले लोग, कुछ ताकतवर लोग इनसे जबरदस्ती इनसे जमीन छीन लें, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। सेकंड, साहूकारी मनी लेंडिंग, एसटी सदस्यों के संदर्भ में साहूकारों के व्यवसाय को नियंत्रित करना। कुछ साहूकार हैं, उनको प्रताड़ित ना करना है, तो साहूकारों को भी क्या विनियमित करते हैं। थर्ड, कानूनों की समाप्ति। क्या करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया, कोई कानून है जो यहाँ पर क्या प्रतिरोध कर रहा है, किसका प्रतिरोध कर रहा है, इन एसटीज का, इन लोगों का, तो उनको भी समाप्त कर सकता है। चेतावनी क्या है आपके लिए, इस तरह किसी भी कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगर इन तीनों को इन तीनों को करना है ना, तो क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यानी सलाह तो इसने ले ली, लेकिन स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी किसको, राज्यपाल को। किससे? राष्ट्रपति से। बहुत थोड़ा सा उलझा हुआ टॉपिक के लिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर टाइम हो तो 2x की स्पीड में देख लेना दोबारा से एक बार, ठीक है। बाकी खुद से रिवीजन करोगे, क्लास को देखने से अच्छा है कि खुद से रिवीजन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संवैधानिक आयोग क्या है? मूल्यांकन और प्रबंधन। संवैधानिक अपेक्षा क्या है इससे? राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करें। ये संवैधानिक अपेक्षा की गई है राष्ट्रपति से। समय सीमा की शर्त डाली गई है। टाइम कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति इस तरह के आयोग का गठन कभी भी कर सकता है, बशर्ते संवैधानिक की शुरुआत को कम से कम 10 वर्ष हो गए हों, जो कि अब हो गए हैं। तो ऐसे आयोग की स्थापना राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है। और क्या किया गया है? हाँ, जनजातीय आयोग की स्थापना की गई है, बिल्कुल। अब अनुसूचित क्षेत्र आयोग स्थापना को 1960। स्थापना नहीं, क्या हुआ, एक एक आयोग की स्थापना की, ठीक है। यूएन देवर आयोग का नाम आपने सुना होगा। ये किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना है किस रिलेटेड है। और इन्होंने 1960 में इसका गठन किया गया और 1961 में क्या किया गया, इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। अब मैं पूरी रिपोर्ट आपको बता नहीं सकता, आप जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत देखना हो तो देख लेना। सेकंड, जो आयोग की स्थापना की गई वो कब की गई? 2002 में। रिपोर्ट कब आई? 2004 में। दिलीप सिंह भूरिया, ये MPPSC कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। दिलीप सिंह भूरिया को लगा 15 से 20 बार पूछ लिया MPPSC ने, और UPSC भी पूछ लिया, UPSC प्रीलिम्स ने भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोनों आयोग आपको याद रखना है। ये किसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? ये देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र जो कार्य कर रहे हैं क्या वो तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या राज्यपाल उनको संभाल पा रहा है? क्या जो जनजातीय सलाहकार परिषद है क्या वो तरीके से काम कर रही है, या पूरा जो सिस्टम बनाया गया है क्या ये अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, और अपने अपने सुझाव देते। और रिवीजन करेंगे हम इसका 5th शेड्यूल का तुरंत, इसके बाद 6th शेड्यूल पे हम जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल के परामर्श से। सीमा में परिवर्तन। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट कौन देता है? राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को। राज्यों को प्रशासन संबंधी निर्देश कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। प्रशासन संबंधी निर्देश, ठीक है, याद रखना, प्रशासन संबंधी निर्देश। TSC का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्देश पर। संसदीय कानूनों को रोकना, संशोधित करना कार्य किसका? राज्यपाल का। शांति व सुशासन के लिए नियम बनाना किसका कार्य है? राज्यपाल का। TSC के परामर्श से, राष्ट्रपति की स्वीकृति से। मैंने बोला था आपसे, प्रबंधन हेतु आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। कब करेगा? लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद। पूरा कंप्लीट हमने एक ही स्लाइड में पूरा रिवीजन कर लिया। अब आते हैं हम जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, यानी 6th शेड्यूल में आते हैं। 6th शेड्यूल को अगर हम देखें तो कौन कौन से राज्य हैं? वो आपके हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रख लो, क्या रख लो? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। रटते जाओ एकदम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मुझे लगता है कि आपको ये पहले से याद होंगे, लेकिन अगर UPSC थोड़ा सा अंदर जाके ये क्वेश्चन बनाता है तो हो सकता है वो इनके एरियाज पूछ ले, तो इनके एरियाज भी आप बता सकते हो। तो सबसे पहले आप मिजोरम के देख लो, अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि स्लाइड में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लक्ष्मीकांत में है, लेकिन तभी आप याद रख लो कि क्या है? चकमा। क्या है? चकमा जिला किसके अंडर आता है? मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र उसके अंडर आता है, ठीक है। चकमा, मारा और क्या है आपका? लाई। चकमा, मारा, लाई, चकमा, मारा, लाई, चकमा, मारा, लाई, चकमा, मारा, लाई। याद रख लो, सिंपल था। त्रिपुरा में क्या आता है? त्रिपुरा में
जिसका नाम है उसको बोलते ही क्या है, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र जिला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पर जिले आते हैं जो। अब मेघालय में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं और 3 इम्पोर्टेंट क्या है, जनजातियां, जिनके नाम सेम है बिल्कुल। और यहाँ पे जो क्या है, जो आपके जनजातीय परिषद हैं, सॉरी जो जनजातीय क्षेत्र है, उनके नाम भी क्या है, उनके नाम भी सेम है, गारो, खासी, जयंतियाँ। मतलब यूपीएससी की फेवरेट है ये तीनों चीजें, ज्योग्राफी रिलेटेड, पॉलिटी संबंधी और सभी सब्जेक्ट रिलेटेड संबंधी, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतियाँ। लास्ट बचा कौन सा आपका, असम। असम में कौन है, 3, उत्तरी कछार। उत्तरी कछार याद रख सकते हो आप, याद रखना। हो सकता है वो पूछ ले कि असम से संबंधी या वो युग मिलाने जाए, जोड़ियां मिलाने को आ जाए, तो अगर उसको क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो वो पूछ सकता है। तो मेघालय में कौन है, मेघालय में पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। मिजोरम में कौन है, मारा, लाई, चकमा। त्रिपुरा में कौन है, त्रिपुरा में त्रिपुराई है। और असम में कौन बचा है, लास्ट स्टेट है, वो क्या है, उत्तरी कछार। याद रख लो, उत्तरी कछार पहाड़ी, कार्बी एंगलोंग, कार्बी आंगलांग या एंगलोंग बोलते हैं, आंगलांग। थर्ड है आपका बोडोलैंड, बोडोलैंड। बस याद रखना, ये आपको एरियाज याद रखने हैं। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। मिजोरम में चकमा, मारा, लाई। त्रिपुरा में त्रिपुरा, गारो, खासी, जयंतियाँ। उत्तरी कछार, कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड, ठीक है, याद रख लिया। चलो आगे चलते हैं। परिचय क्या है, 4 स्टेट्स में है, मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब इस विशेष व्यवस्था के कारण क्या है, वही कारण जो 5th शेड्यूल में थे, लेकिन ये जनजातीय लोग ऐसे हैं जिनका जो पूरे एरियाज हैं, क्योंकि देखो 5th शेड्यूल में जो जनजाति है उनका तो इंटरेक्शन है वो आम नागरिकों से, जो आम नागरिक हैं, नागरिकों से हो चुका है मैक्सिमम, यानी 80 to 90%। लेकिन जो ये जनजातीय लोग हैं इनका दूर दूर तक संबंध बहुत कम है, यानी 10% लोग ही ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन रखते हैं, और इनकी शैलियां बिल्कुल अलग हैं, यानी ये वल्नरेबल और हैं, ठीक है। तो कारण ये है आपके, ये लिखा हुआ है, ठीक है। संस्कृति, रिवाजों, सभ्यता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है। सुशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। एक वर्ड है स्वायत्तता, याद रखना, स्वायत्तता के लिए इसकी क्या की गई है, 6th शेड्यूल बनाया गया है। सबसे पहले क्या होता है, विशेषता क्या होती है इन एरियाज में, स्वायत्त जिलों का गठन किया जाता है। इसमें क्या, एक स्पेसिफिक जिले बनाए जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं, स्वशासी। स्वशासी भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट नाम वही है, या स्वायत्त भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन संबंधित राज्य के कार्यकारी अधिकारों से बाहर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वायत्त जिले तो हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन कार्यकारी अधिकार तब भी कार्य करते हैं राज्य के, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यपाल के अधिकार क्या हैं, राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने के अधिकार हैं। वहां पर कौन कर रहा था, वहां पर राष्ट्रपति कर रहे थे, यहाँ कौन कर रहे हैं, यहाँ पे राज्यपाल कर रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 5th शेड्यूल राष्ट्रपति संबंधी ज्यादा है, यानी स्थापना वो करता है, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल बढ़ाता है, घटा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है, सीमा निर्धारित कर सकता है, कौन, राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। कौन कर सकता है, राज्यपाल। राष्ट्रपति कौन करता है, राष्ट्रपति आपके 5th शेड्यूल के एरियाज को करता है, जो कौन से हैं, 10 स्टेट्स हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, स्वायत्त प्रदेशों में विभाजन होता है। जैसे स्वायत्त जिला है जिनमें विभिन्न प्रजातियां रहती हैं, अगर स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो उसको विभिन्न स्वायत्त प्रदेश में बांट सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक जिला है ए, नाम याद रख लो इसका, कोई भी याद रख लो, इसमें जनजातियां अलग अलग टाइप्स की जनजातियां रहती हैं। तो क्या करेंगे ये जो राज्यपाल है वो क्या करेंगे, इसको हम 3 भागों में बांट देंगे, ऐसे करके ऐसे करके, ये जिससे क्या होगा, ये एरिया अलग देखेंगे हम, ये एरिया अलग देखेंगे, क्योंकि क्या होगा, जैसे जनजातियां हैं उसमें आपसी संघर्ष ना हो, इससे बचने के लिए उनकी जो कार्यशैली है वो आपस में संघर्षमय ना हो, ठीक है। तो विभिन्न स्वायत्त प्रदेश बना दिए जाते हैं। एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे स्वायत्त प्रदेश हो सकते हैं, तो याद रखना, राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वायत्त प्रदेशों में विभाजित कर सकता है। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा, और यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बना तो इसी क्लास से आएगा, गारंटी मेरी है। 4th विशेषता क्या है इसकी, जिला व प्रादेशिक परिषद की संरचना होती है। यहाँ पर क्या होता है,
जिले परिषद की स्थापना की जाती है, जिसमें मैंने बताया था आपको कार्बी एंग्लोंग, बोडोलैंड, गारो खासी जयंतियाँ बताया आपको, अभी ये बताया, देखो जल्दी से जाओ। ये उत्तरी कछार, कार्बी एंग्लोंग, बोडोलैंड, आपकी गारो खासी जयंतियाँ, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र, चकमा, मारा लाई, ये जिले के नाम है, यानी जो जिले इसमें डाले गए हैं जनजातीय क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिषद बनाई जाती है, जिला परिषद। यहाँ का जो प्रशासन है वो कौन चलाता है? यही जिला परिषद चलाती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। और वहां कितने थे जनजातीय सलाहकार परिषद में? जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य थे? 20 थे, जिसमें से तीन चौथाई सदस्य यानी 15 सदस्य किसमें होने चाहिए थे? एसटीज के प्रतिनिधित्व करते हो, किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए हो। याद है ना, साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे। जिला परिषद 30 सदस्य होते हैं, इसमें 30 होते हैं, उसमें 20 होते थे, इसमें 30 होते हैं। 4 नामित होते हैं, 26 निर्वाचित होते हैं। 4 नामित कौन करता है? राज्यपाल करता है। बिल्कुल कॉमन सेंस। 26 निर्वाचित कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, और जो नामित सदस्य होते हैं ये कब तक कार्य करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल बोलेगा भाई साहब हो गया आपका बहुत, निकल जाओ यहाँ से, तो ये निकल जाएंगे। राज्यपाल बोलेगा कि रुको थोड़ा, तो ये रुक जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में अलग प्रादेशिक परिषद होती है, यानी हो सकता है एक जिला है, इसमें 3 स्वायत्त क्या है? क्षेत्र हैं, तो इसमें तीनों में अलग अलग जिला परिषद होगी, तीनों में अलग अलग। तो याद रखना इस चीज को। विधायी शक्तियां किस तरीके से काम करती हैं? विधि बनाने की शक्ति किसको है? जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जैसे हमारे यहाँ संसद और विधानसभा, विधानसभा मतलब विधायिका नहीं, स्टेट वाली, सॉरी केंद्र वाली, ये है स्टेट वाली। राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट, जैसे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से विधायी शक्ति बनाने का किसको है? यहाँ पे जिला व प्रादेशिक परिषद को है। इसीलिए लद्दाख को क्या देने से, 6th शेड्यूल में जगह देने से सरकार डर रही है। डर क्यों रही है? कि लद्दाख में आतंकवाद ना फैल जाए, क्योंकि वो पास में किसके है? वो बॉर्डर एरिया पर है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ सरकारी कुछ पॉइंट्स अच्छे भी हैं, कुछ पॉइंट्स बुरे भी हैं। ठीक है, जो मांग कर रहे हैं उनके कुछ पॉइंट्स वैलिड भी हैं, कुछ वैलिड नहीं भी हैं। ठीक है, क्योंकि एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट को या एक आईएएस ऑफिसर को दोनों की चीजों को देखना पड़ता है, दोनों हिस्सों को देखना पड़ता है, यानी आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। तो कभी भी जब आप किसी भी टॉपिक पर अपनी क्या राय बनाएं, तो राय कभी भी एक तरफा ना बनाएं, एक तरफा कभी नहीं बनाएं। इंटरव्यू में ये चीज बहुत फेस करनी पड़ती है और स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि उनको ये बताने वाला ज्यादा कोई होता नहीं है। अब एक चीज, चलो ये रूल रेगुलेशन तो बना सकते हैं, किस किस विषय पर बना सकते हैं? तो वो है भूमि, वन, नहर, जल स्रोत, परिवर्ती खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रूढ़ियां। लेकिन याद रखना, सभी विधियों की राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। जिस तरीके से वहां पर कौन बना रहा था? राज्यपाल बनाता था, वो विधि नहीं बनाता था। याद रखना, वो विधि नहीं बनाता था, लेकिन क्या करता था? जो स्टेट और सेंटर की जो विधियां हैं उनको उसके अकॉर्डिंग क्या करता था? विचार विमर्श के लिए तो अलग रखता ही था, टीएसी के साथ विचार विमर्श करता था और राष्ट्रपति की स्वीकृति लेता था। लेकिन यहाँ पर जिला कार्य परिषद, सॉरी जिला व प्रादेशिक परिषद है, वो बनाती है विधियों और राज्यपाल की स्वीकृति लेती है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया, यहाँ पर कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन हो तो दोबारा से वीडियो देख लेना 2x की स्पीड में। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन और यूट्यूब का 3x में भी देख सकते हो। अब न्यायिक शक्तियां किसको हैं यहाँ पे? क्या जिला जो परिषद बनाई गई है, क्या इनको न्यायिक शक्तियां हैं? बिल्कुल। ये क्या कर सकती हैं? इन मामलों में उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार का निर्धारण हो वो राज्यपाल करेगा। यानी सबसे पहले जिला एवं प्रादेशिक परिषद की स्थापना हुई है, वे अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी निपटारे के लिए ग्राम परिषद व न्यायालयों का गठन करती हैं या कर सकती हैं और करती भी हैं। जाके देखो, मिल जाएंगी आपको। वे अपीलें सुन सकते हैं, लेकिन याद रखना, क्या हाई कोर्ट सुन सकता है इन चीजों को? क्या उसका ये एरिया आता है? क्योंकि एसटी का एरिया तो पूरा आता है और इसका निर्धारण हमेशा कौन करता है? इसका निर्धारण हमेशा संसद करती है। लेकिन याद रखना,
इन जनजातीय क्षेत्रों में इसका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। यानी मैंने बोला था कि यहाँ का मालिक राज्यपाल हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास बहुत कम शक्तियां हैं सिक्स शेड्यूल में, पूरी शक्ति राज्यपाल के पास है, याद रखना। और फिफ्थ शेड्यूल में किसके पास थी? राज्यपाल सिर्फ संभाल रहा था पूरी चीजें, पूरी शक्तियां राष्ट्रपति के पास थी। तो इस तरीके से आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब विनियामक शक्तियां क्या होती हैं? जिला परिषद क्या कर सकती है? विद्यालय, औषधालय, बाजारों में फेरी, मत्स्य क्षेत्र, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है। मैंने एक एक वर्ड लिखा है लक्ष्मीकांत का पूरा इसमें, जिससे आपका कुछ भी ना छूटे। विनियम कौन करता है? जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण कर सकती है, जैसे कि फिफ्थ शेड्यूल में कर रही थी वो। और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियम बना सकती है। लेकिन याद क्या रखना है? विनियम बनाने हेतु राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। जिस तरीके से राज्यपाल बना रहा था, किसके? टीएसी के परामर्श पे और राष्ट्रपति की स्वीकृति से, उसी तरीके से जिला परिषद यहाँ पे बनाती है, किसकी स्वीकृति से? राज्यपाल की स्वीकृति से। याद रखना। वित्तीय शक्तियां कैसे काम करती हैं? जिला एवं प्रादेशिक जो परिषद है वो भू राजस्व लगा सकती हैं, आकलन कर सकती हैं, संग्रह कर सकती हैं, कुछ स्पेसिफिक टैक्स लगा सकती हैं, बस खत्म। संसदीय और राज्य कानून की प्रयोज्यता यहाँ पर कैसी है? संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी का अधिनियम स्वायत्त जिले में लागू नहीं होता है, और अगर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। फेरबदल कौन करता है इसमें? वही राज्यपाल, यानी मालिक आदमी। 10 नंबर कौन सी विशेषता है? प्रशासन की जांच परिषदों का गठन कौन करता है? राज्यपाल स्वायत्त जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। आयोग गठित कर सकता है। याद रखना, जनजातीय जो जिला परिषद है ये अलग हैं, ये तो परिषद हैं, काउंसिल हैं, लेकिन किसके लिए? आपके इन परिषदों की जांच के लिए और इनकी रिपोर्ट देने के लिए एक अलग आयोग की स्थापना कर सकता है। कौन करता है ये? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। पूरी शक्ति राज्यपाल के पास है मैक्सिमम। ठीक है। सेकंड, राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है। अगर आयोग ने बोला कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है इस परिषद की स्थापना की, तो वो इसको समाप्त कर देगा, खत्म। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इन चीजों को, ठीक है, रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत या क्लास बहुत लंबी हो जाती है ना, तो फिर स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं। अब जिला परिषद की संरचनाएं हो सकती हैं, क्या होती हैं? स्वायत्त जिला है, 30 सदस्य हैं, 4 नामित हैं, 26 निर्वाचित हैं। विधायी, राज्यपाल का मोहर चाहिए। ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं जिला परिषद। कार्यकारी ये कार्य करते ही हैं। वित्तीय कर राजस्व ये करते ही हैं। कार्यकारी जब कार्य करते हैं तो किसकी अनुमति चाहिए होती है? राज्यपाल की। ठीक है। अब क्विक रिवीजन करते हैं। संबंधित राज्य कौन सी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उद्देश्य क्या? सांस्कृतिक पहचान। सर्वोच्च नियंत्रक कौन है? राज्यपाल। सीमा निर्धारण यही करेगा, नामकरण यही करेगा, वेतन यही करेगा। परिषद की संरचना क्या है? 30, 26, 4, 5 वर्ष, 4 नामित राज्यपाल के पद पर्यंत। न्यायिक सीमा क्या है? उच्च न्यायालय का क्षेत्र कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल। संसदीय कानून लागू नहीं होते, अगर लागू होंगे तो एक्सेप्शन या अपवाद के साथ लागू होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहते हो मैं ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँ आप सभी के साथ, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करवा दिया तो यकीन मानो, लास्ट ईयर मैंने 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट दिए थे यूट्यूब से ही, मैं इस वक्त 50 तक दे सकता हूँ, 50 क्वेश्चन तक। और ये ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद कोशिश करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। स्टूडेंट से इतना एफर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप चाहेंगे तो 50 नहीं तो 10 से 20 क्वेश्चंस मैं आपको वीडियोस के थ्रू करवा दूंगा क्लियर। और बोलोगे तो करंट अफेयर्स पूरा कवर करवा दूंगा मैराथन क्लास में, यानी 10 से 15 घंटे की एक क्लास में पूरा करंट अफेयर्स खत्म। एनवायरनमेंट की मैराथन आपकी जल्द आने वाली है, इसलिए कमेंट करके जरूर जाना जो चाहिए आपको, ठीक है। तो आपसे को बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट और एक बहुत अच्छी क्लास में।